छोटे टॉपिक जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे उनमें से एक तो है रायसीना डायलॉग और दूसरा भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एक वर्टिकल लॉन्च किए जाने वाली मिसाइल उससे संबंधित कुछ करार अनुबंध भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने किए हैं। उन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, रायसीना नाम जाना पहचाना नाम है। रायसीना की हिल्स, रायसीना पहाड़ियां, जहां पर हमारे सत्ता के प्रतिष्ठान बसे हुए हैं, जहां पर हमारे संसद भवन और जो जितने भी उच्च अपने निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं या जो भवन है, प्रतिष्ठान है, वो रायसीना की पहाड़ियों के आसपास बसे हुए। और इसलिए रायसीना हिल्स एक तरीके से भारत में सत्ता के प्रतीक के तौर पर भी काम में लिया जाता है। उसी से मिलता हुआ एक डायलॉग है रायसीना डायलॉग। यहां पर डायलॉग का मतलब वार्ता। भारत में एक थिंक टैंक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि भारत के अंदर लोकल अपने देश के विकास की पॉलिसी मेकिंग, भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति जो देश और विदेश में और भारत के अनेक अलग अलग क्षेत्रों में कैसी नीति पॉलिसी प्रोग्राम होने चाहिए उसके बारे में सरकार को, नीति आयोग को राय देने का काम करता है। थिंक टैंक में कौन होते हैं? क्षेत्रों के अलग अलग एक्सपर्ट, और वो सभी मिलकर के अपने देश के अधिकतम और ऑप्टिमम विकास के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और उसके बाद कोई बात कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर थिंक टैंक बने हुए हैं। अपने देश में भी एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय अपना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ये दोनों मिलकर रायसीना डायलॉग की शुरुआत करते हैं ताकि भारत की विदेश नीति और विदेश आर्थिक नीति, इन दोनों के बारे में बेहतर देश को एडवांटेज मिले, ज्यादा फायदा मिले, भारत की पोजीशन जियोपॉलिटिकली और जियो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने। उस पॉइंट ऑफ व्यू से रायसीना डायलॉग स्टार्ट किया जाता है और उसी रायसीना डायलॉग के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रायसीना डायलॉग जो है उसका 11वां संस्करण 5 से 7 मार्च 2026 नई दिल्ली में किया गया है ना। तो इसका मतलब 11वां संस्करण है। तो रायसीना डायलॉग कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से। किसने स्टार्ट किया? भू राजनीति और जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का एक दिशा तय करने वाला प्रमुख है विदेश मंत्रालय। किसके सहयोग से? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा। ये दोनों मिलकर 2016 से हर साल रायसीना डायलॉग एस्टैब्लिश करते हैं। इससे भारत को क्या, एक तो जियो पॉलिटिकली भारत की पोजीशन कैसे मजबूत हो और जियो इकोनॉमिकली भारत की पोजीशन कैसे मजबूत हो। इस बार की जो थीम रखी गई 11वें संस्करण की, वो थीम थी संस्कार। जैसा कि अपन ने पोस्टर लगाया था शुरुआत में, जिसमें ऊपर लिखा है संस्कार, उसके नीचे 3 शब्द हैं। पहला है असर्शन। असर्शन किसको कहते हैं? अपनी बात को दृढ़ निश्चय के साथ में बिल्कुल लाउड और क्लियर कहना असर्शन कहलाता है। आई असर्ट दिस पॉइंट, मतलब मैं इस बिंदु को स्वीकार करता हूं बिल्कुल निश्चित तौर से, कोई भी इसमें जो वो अनिश्चितता या एम्बिग्विटी या धुंधलेपन की कोई जगह नहीं है। तो जब किसी बात को जोर देकर पुरजोर तरीके से कहा जाता है तो वो क्या है? असर्शन। अकोमोडेशन, अकोमोडेट करना, समायोजित करना किसी चीज को। और तीसरा क्या है? एडवांसमेंट, यानी कि भविष्य के चीजों के अनुसार। तो संस्कार इसका पूरा जो है वो थीम, और उसके नीचे 3 शब्द असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। अच्छा, उसका उद्घाटन 5 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी करते हैं और इसके चीफ गेस्ट इस बार रहे हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, जिसकी अपने यहां पर फोटो भी लगाई है, अलेक्जेंडर स्टब। एक 110 देशों के लगभग 2700 प्रतिभागी, 110 अलग अलग देशों से आने वाले 2700 रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग कौन हो सकते हैं? इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर से, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड, या कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड, या और कोई पॉलिटिकल इश्यू जो भी है, इस तरीके के थिंक टैंक, सरकार के प्रतिनिधि, अलग अलग 110 देशों के जो है वो एनजीओ या विभिन्न थिंक टैंक या सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर 2700 लोग इसमें शामिल हुए। भारत मंडपम जो अपने दिल्ली के अंदर है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया।
इसमें इस बार जो एग्जाम लायक बनता है वो रायसीना साइंस एंड डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, यानी कि अपनी जो विदेश नीति है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसे विज्ञान को लेकर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं जिसमें विज्ञान ब्रॉडर लेवल पर, वृहत स्तर पर मानवता की भलाई के लिए और मनुष्य की जो ये सभ्यता है इसको और ज्यादा बेहतर करने के लिए काम करे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल अपन याद कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रयोगशाला अपन थोड़े 2-3 दिन पहले एक किया था इंडिया के अंदर, अभी महाराष्ट्र में एक नई लेबोरेटरी स्थापित करने के ऊपर फाइनल डिसीजन हुआ है ना, LNT को जिसका ठेका दिया गया। सर्न प्रयोग जिसको कहते हैं, भाई ब्रह्मांड से ग्रेविटेशनल फोर्स की वेव आती है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए किसी एक देश के बस की बात नहीं है। अमेरिका में, इटली में, जापान में, इंडिया में उसकी प्रयोगशालाएं स्थापित की। ये सारे देश मिलकर विज्ञान की समझ को विकसित करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा के पूरी दुनिया का भला कर सकता है। अगर अपने ग्रेविटेशनल वेव की प्रॉपर्टी समझ में आती है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की अगर गुण अपने को समझ में आते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? सबको मिलेगा, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को मिलेगा। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC हुआ, तो इसमें सभी देश सहयोग करेंगे साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी एडवांस करके CO2 और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का। तो इसका फायदा किसको मिलेगा? पूरी दुनिया को मिलेगा, है ना। इसी प्रकार स्पेस से संबंधित रिसर्च और ऐसी जो फील्ड है, जैसे बीमारियों के उन्मूलन के लिए वैक्सीन का विकास। तो साइंस जो है वो ब्रॉडर लेवल पर पूरे विश्व के लिए भलाई का काम कर सकता है, और इसलिए साइंस को डिप्लोमेसी में महत्वपूर्ण जगह, भूमिका मिलनी चाहिए, और वही थीम इस बार अपनी रखी गई। तो प्रथम इसका रायसीना साइंस एंड डिप्लोमेसी इनिशिएटिव का पहला संस्करण इसी बार से इसको अपनाया गया 2026 भारत मंडपम में, और भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से रायसीना डायलॉग के तहत इसको अलग से आयोजित किया गया। 80 वैज्ञानिक इसमें इनोवेटर और जो है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग फील्ड के जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी मेकिंग, लैब के स्टैब्लिशमेंट या फिर उसके कोई अंतिम लाभार्थी जिनका भी प्रतिनिधित्व हो सकता है, वो सारे लोग इसके अंदर शामिल रहे, है ना। तो ये एक अपने एग्जाम में आने लायक सवाल इसमें से निकलता है। 2 टाइप के सवाल निकलते हैं। अगर परंपरागत रूप से जाता है तो रायसीना डायलॉग क्या है, रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण है, रायसीना डायलॉग को जो वो कंडक्ट करवाने के लिए कौन कौन काम करता है, इस बार रायसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि कौन थे, इस तरीके के सामान्य सवाल निकल जाते हैं। अगर थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाता है तो ये वाला सवाल निकल जाता है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात करता है। ठीक है, तो एक तो अपना ये सवाल बनता है। दूसरा, 2 छोटी छोटी खबरें और है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 3 मार्च 2026 को इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 6 लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर, अपने देश में ध्रुव एक हेलीकॉप्टर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL वो बनाता है। तो कोस्ट गार्ड जो है वो कौन सी फोर्स होती है? जो समुद्री सीमाओं की पेट्रोलिंग करना, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना या किसी भी प्रकार की और आपातकालीन स्थिति में क्विक रेस्पॉन्ड करने वाली जो बल है उसको बोलते हैं कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। अब इंडियन कोस्ट गार्ड के पास उन्नत तेज गति से चलने वाली नाव होनी चाहिए, उन्नत हेलीकॉप्टर होने चाहिए ताकि सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अच्छे से कर पाए, विपरीत मौसमी परिस्थितियों में जो है वो अच्छे से रेस्पॉन्ड कर पाए। कोई पानी की जहाज का एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया है तो आग बुझाने का काम कर पाए, या कोई आतंकवादी टाइप के लोग या इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने समुद्री सीमा को या EEZ को, उसमें क्विक वो रेस्पॉन्ड कर पाए। तो इस संदर्भ में जो अपना इंडियन कोस्ट गार्ड है उसको क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिनका नाम होगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 MK3 समुद्री भूमिका के लिए, और इंडियन नेवी के लिए सरफेस टू एयर मार करने वाली रशिया द्वारा निर्मित एक वर्टिकल लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है सीटल, VL का मतलब वर्टिकल लॉन्च और SHTIL सीटल की खरीद के लिए टोटल 6 तो ये हेलीकॉप्टर, और एक नेवी के लिए वर्टिकल जो है वो लॉन्च सीटल जो मिसाइल है उसके लिए टोटल कितने अनुबंध? 5083। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो कोस्ट गार्ड को 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और दूसरा VL सीटल, ये जो मिसाइल है वर्टिकल लॉन्च उसके लिए। अब इसमें जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है
वो इसमें अत्याधुनिक सुख सुविधाएं, 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर, ये पेट्रोलिंग और विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संबंधित कामों में काम करेगा। HAL से खरीदा जाएगा और किसको मिलेगा? इंडियन कोस्ट गार्ड को। 2901 करोड़ रुपए का अनुबंध तो इसमें 5000 वाले में से, और बाकी बचा हुआ किसके साथ में? रसिया की एक है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, इसके साथ में JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ में 2182 करोड़ रुपए का अनुबंध, जिसमें सरफेस टू एयर किसको मिलेगा? नेवी को। नेवी अपनी नौसेना को। ये जो है वो उद्देश्य है। एक तरीके से आजकल हम देखते हैं कि भी जमीन के ऊपर किसी भी देश की कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती है या देश की सीमा होती है, तो उसमें बाहर देश की कोई मिसाइल या एरियल ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्रोन आता है तो एयर डिफेंस सिस्टम इसको हवा में न्यूट्रलाइज करता है। थार्ड या आयरन डोम, ये सब यही है, S-400 ये सब है। तो अगर समुद्र में चल रही कोई जहाज, डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसी महत्वपूर्ण जहाज जिसपे बहुत महंगा महंगा सामान रखा है, महत्वपूर्ण है, अगर उसके ऊपर से कोई मिसाइल मार दे तो ये नष्ट हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए एक तरीके से जो पानी के जहाज होते हैं छोटे बड़े, उनके एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में ये काम करेगी VL सीटल, जिसमें क्या होगा? बाहर से कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट आएगा, इसको सरफेस से, इसकी सरफेस से ऊपर लॉन्च की जाएगी वर्टिकल, और इसको हवा में ही क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। आ गई बात समझ? ये 2 इसकी प्रमुख खबरें इस बार थी। तो सवाल सोल्व करके बताओ फिर। क्या बोलते हो? चौथा भी गलत है क्या? क्यों गलत कह रहे हो चौथे को? ये तो ठीक है। अगला सवाल सोल्व करो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।